हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नया वीडियो माय चाइल्ड नॉट स्टडिंग इस पे बनाया हूँ। इस वीडियो से डेफिनेटली आपके बच्चे अगर 10 साल के नीचे है तो इस वीडियो से आपके बच्चों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा और एज ए पेरेंट्स आपको समझेगा कि आपको करना क्या है। हो सकता है इस वीडियो की क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, लेकिन इसका कंटेंट डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल का है, इसलिए वीडियो आपको आखिरी तक देखना चाहिए। चाइल्ड नॉट स्टडिंग ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हम हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करते, एज ए पेरेंट मैं भी चिंता करता हूँ, आप भी चिंता करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बच्चों का एजुकेशन से ही बच्चों का भविष्य अच्छा है और ये गलत भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि बच्चों का एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक एक रिसर्च का सवाल है, पूरी दुनिया में सिद्ध हो चुका है कि बच्चों का एजुकेशन सिर्फ 20% बच्चों के आगे के सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है और 80% बच्चों का इमोशनल क्वेश्चन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन काफ़ी सक्सेसफुल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं लेकिन शायद उतने सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए बच्चों के सक्सेस के लिए एजुकेशन मतलब इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट 80% काम करता है और एजुकेशन या इंटेलिजेंट डेवलपमेंट बच्चों के लिए 20% काम करता है आगे के सक्सेस के लिए। इसलिए बच्चों के 10 साल की उम्र तक हमें बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ बच्चे के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे आगे चल के बच्चे सक्सेसफुल हो। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है और तो हमें क्या करना चाहिए? अगर बच्चा 6 साल के नीचे की उम्र का है तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आप उसकी पढ़ाई बिल्कुल ना लीजिए। 6 से 10 साल तक मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 4 या 5 तक बच्चे का सेल्फ स्टडी का टाइम मैक्सिमम 30 टू 60 मिनट्स होना चाहिए और ये डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, क्योंकि आगे भी बच्चों का एजुकेशन का इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन बच्चा अगर इंटरेस्टेड है पढ़ाई में तो भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बच्चों की पढ़ाई 6 साल तक नहीं लेना चाहिए। 6 साल की उम्र तक बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पर मैंने एक बुक लिखी हो, हसत खेलत बाल विकास। आप उसको पढ़िए और इस हिसाब से बच्चे के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट पर आप ध्यान देना चाहिए, या आप और किसी से कंसल्ट करके आप बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर आपको 6 साल की उम्र तक ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ाई में डेफिनेटली इंटरेस्टेड है तो 6 से 10 साल की उम्र तक मतलब क्लास 4 या क्लास 5 तक बच्चे को जैसा उसको पढ़ना है पढ़ने दीजिए। लेकिन साथ में आपको ये ध्यान देना है कि बच्चे कम से कम दिन में 2 घंटे पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ जैसे खेलना, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ जैसे डांस करना, सिंगिंग, ड्राइंग, इस पे भी आपको टाइम स्पेंड करना ही चाहिए, जिससे बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन डेवलपमेंट भी चलता रहे। तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, ये बहुत सारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, हम एक एक करके इस पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं कुछ रीज़न पे डिस्कस करूंगा पार्ट 1 वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में कुछ अदर रीज़न पे डिस्कस करूंगा और मेरा साथ देने के लिए मेरी वाइफ डॉक्टर गुंजन अग्रवाल भी आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करके आपको बताने वाली है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीज़न है स्क्रीन टाइम। तो बहुत सारे पेरेंट्स के लिए आज सबसे बड़ा इशू है कि हमारा बच्चा मैक्सिमम टाइम या तो मोबाइल पे है या तो टीवी पे है। इसका मतलब बच्चे का स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा है। आपका बच्चा एडिक्टेड है या नहीं है, ये कैसा पता चलेगा? अगर उसके पास कोई काम नहीं है और अगर वो जाके मोबाइल या टीवी की तरफ जाता है तो वो डेफिनेटली एडिक्टेड है। अगर वो घड़ी घड़ी मोबाइल या टीवी के बगैर रह नहीं सकता और या टीवी देखते मोबाइल यूज़ कर रहा या मोबाइल देखते देखते टीवी यूज़ कर रहा, तो डेफिनेटली एडिक्टेड है। अगर वो अकेला टाइम स्पेंड नहीं कर सकता विदाउट मोबाइल या विदाउट टीवी, तो डेफिनेटली एडिक्टेड है। और इन स्पाइट ऑफ रिपीटेडली रिक्वेस्ट, अगर बच्चा टीवी या मोबाइल को कट डाउन नहीं कर पा रहा तो डेफिनेटली एडिक्टेड है। तो हाउ टू ओवरकम मोबाइल एडिक्शन? तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा टिल क्लास 12 आप बच्चों को किसी भी प्रकार का मोबाइल यूज़ नहीं करना देना चाहिए। लेकिन आजकल ज़माना है ऑनलाइन एजुकेशन का, इसलिए मोबाइल का डेफिनेटली यूज़ होने ही वाला है। तो जब भी आप बच्चे को मोबाइल देते हैं एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, तो एक लिमिटेड टाइम, फिक्स टाइम देना चाहिए और इसके अलावा उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए, ताकि बच्चा सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कोई दूसरी चीज़ के लिए यूज़ ना कर सके। जहाँ तक टीवी का सवाल है तो हम कहते हैं डेफिनेटली टीवी इज़ मच बेटर देन मोबाइल। इसलिए दिन में 24 घंटे में अगर स्कूल चालू है, पढ़ाई चालू है, खेलना चालू है, तो दिन में 24 घंटे में 1 घंटे का टीवी टेलीविज़न टाइम काफ़ी इनफ होता है। लेकिन अगर छुट्टी का दिन है या वैकेशन का टाइम है तो 3 से 4 घंटे आप दिन में टीवी अलाउ कर सकते हैं। दूसरा कारण है बच्चे आजकल जो नहीं पढ़ पा रहे, आवर चिल्ड्रन आर अंडर स्ट्रेस।
बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को कोई स्ट्रेस नहीं होता है। डेफ़िनेटली होता है और हमारे पास पेशेंट आते हैं। डेफ़िनेटली डायरेक्ट रीज़न से नहीं आते कि हमारा बच्चा स्ट्रेस में है, लेकिन अलग-अलग दूसरे रीज़न से आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा अंडर स्ट्रेस है। जैसे एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, हेडेक, माइग्रेन के अटैक्स, बच्चा अच्छे से नहीं सो पाता, नींद में बड़बड़ काफ़ी करता है, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बहुत जल्दी एग्रेसिव है। इस प्रकार के रीज़न्स के लिए पेरेंट्स आते हैं। हम पूरी प्रकार की ट्रीटमेंट देने के बाद, अलग-अलग प्रकार के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी जब कोई रीज़न नहीं निकलता है, तब हम डिटेल पर्सनल हिस्ट्री में जाते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि बच्चा अंडर स्ट्रेस है और इस वजह से वो खुश नहीं है ज़िंदगी में, और ऑब्वियसली जब बच्चा खुश नहीं होता है, तो पढ़ाई भी नहीं कर पाता है। तो स्ट्रेस के अलग-अलग कारण क्या है? इसके बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर इस विषय पर माय चाइल्ड नॉट स्टडिंग में डिस्कस करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं कुछ कारण आपको बताना चाहूँगा, आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए। जैसे पैरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अगर माँ-बाप के बच्चों के सामने झगड़े होते हैं, तो बच्चा अंडर स्ट्रेस होता है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन फैमिली मेंबर्स, जैसे दादा-दादी एक कहते हैं, चाचा अलग कहता है, मम्मी अलग कहती है, पापा अलग कहते हैं, तो बच्चा स्मार्ट होता है, आपका अनड्यू एडवांटेज भी लेता है और कभी-कभी बच्चे स्ट्रेस में भी आते हैं। अगर आप पढ़ाई के लिए बच्चे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं या मारते हैं, तो बच्चे डेफिनेटली अंडर स्ट्रेस होते हैं। कुछ पेरेंट्स काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, जैसे अगर आपके बच्चे का इस वक्त स्कोर 70% है और आप चाहते हैं बच्चा 95% स्कोर करे, तो वो पॉसिबल नहीं है, और इस प्रकार के पेरेंटिंग से बच्चे अंडर स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसके अलावा ओवर इंटेलिजेंस पेरेंट, मतलब बच्चे को हर प्रकार की फैसिलिटीज़ देना, उसे जो चाहिए वो चीज़ प्रोवाइड करना, उसके पढ़ाई में मदद करना, उसके प्रोजेक्ट्स में मदद करना। इस प्रकार की पेरेंटिंग से इनिशियल स्टेज में आपको पढ़ाई में सक्सेस मिलता है, लेकिन जैसे क्लास 4 क्लास 5 में जब बच्चे जाते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई में लेवल कम होना शुरू हो जाता है और इस वजह से बच्चे अंडर स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा दिन भर पढ़ाई करता है और खेलता नहीं है, तो बच्चे का जो गुस्सा है, बच्चे का जो थकावट है, वो बाहर नहीं निकल पाती और कुछ दिनों बाद बच्चे अंडर स्ट्रेस में आ जाते हैं और पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हैं और साथ में आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, तो आपके बच्चों को आप क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते। इस वजह से बच्चों को बुरा लगता है एंड दे आर अंडर स्ट्रेस और वो अच्छे से पढ़ाई या अदर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके अलावा बच्चों का फ्रेंड सर्कल, पीयर प्रेशर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे अगर आपका बच्चा का फ्रेंड्स काफ़ी गलत रास्तों में है, पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इससे भी बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा और वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो मेरी 2 बुक 6 साल के बच्चों के लिए हसत खेलत बाल विकास और 6 से 12 साल के लिए बाल संस्कार, ये बुक आप डेफिनेटली पढ़िए। इसमें हर प्रकार के जो आपके घर में प्रॉब्लम्स आते हैं उसका सॉल्यूशन दिया गया है, और अगर आप उसको फॉलो करते तो मेरे बात का विश्वास कीजिए कि आपके हर प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और आप चाहे तो इसको अलग अलग विषयों पे हमने वीडियोज़ भी बनाए। मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस विषय पे आप यूट्यूब पे जाकर अलग अलग वीडियोज़ देख सकते हैं और आपको उसको सॉल्यूशन मिलेंगे। इससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, आगे की बातें मैं आपसे करूँगी, आगे की बातें मैं आपको समझाऊँगी। मेरा नाम है डॉक्टर गुंजन अग्रवाल। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारा बच्चा खूब अच्छी पढ़ाई कर रहा है, खूब सारी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे मार्क्स नहीं मिल पा रहे। जितना हम सोचते हैं, जितना उसे सक्सेस मिलना चाहिए, उतना उसे नहीं मिल पा रहा, इससे बच्चा परेशान हो रहा है। तो हम ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो आप रीज़न समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है? एक एक इसका रीज़न ये हो सकता है कि बच्चा जो टॉपिक है, जो भी चैप्टर है, समझ रहा नहीं, सिर्फ़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाई कर रहा है। एग्ज़ाम उसको सिर्फ़ मार्क्स चाहिए, उसको वो टॉपिक अपना एब्ज़ॉर्ब नहीं करना है। ऐसा है उसका एटीट्यूड, आप देखिए। या फिर बच्चा खाली एक ही चीज़ उसे मगअप करना है, जैसे कि टीचर्स ने जो भी आंसर्स लिख के दिए हैं, वो उन्हीं को बार-बार, बार-बार लिख के देख रहा है, ओरली उन्हें मगअप कर रहा है, या फिर जो गाइड आजकल रेडीमेड मिलते हैं, जिसमें आंसर्स लिखे हुए होते हैं, उन आंसर्स को वो बार-बार लिख रहा है, बार-बार पढ़ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है। इससे क्या होता है कि बच्चा टॉपिक जो है वो समझ नहीं पाता है, उसे इंटरेस्ट आता ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ में डीपली जाता ही नहीं। उसका एम सिर्फ़ इतना होता है कि मुझे मार्क्स चाहिए। कई बार बच्चा खाली एक ही सब्जेक्ट पसंद करता है और उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहता है, अदर सब्जेक्ट्स को वो मज़ा नहीं आता, वो पढ़ाई नहीं करता। जैसे कुछ बच्चों को सिर्फ़ हिस्ट्री पसंद है, मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं, या जो भी आपके बच्चे का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से। आप देखिए एग्ज़ैक्टली आपके बच्चे का हार्ड वर्क के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो रीज़न क्या है? कई बार जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक से रीड नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली जो रेडीमेड आंसर है उन्हीं को कर रहा है।
ग्रामर ग्रामर भी वो लर्न कर रहा है, जबकि ग्रामर सीखने का अच्छा तरीका होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस लो, बहुत सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करो और ताकि तुम्हारा ग्रामर पक्का हो जाए। लेकिन बच्चा खाली वही जो एक्सरसाइज में 3-4 उसको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन्हीं को बार-बार रट रहा है। या फिर मैथ्स का जो क्वेश्चंस है, मैथ के जो एक जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हीं नंबर्स के साथ वो सॉल्व कर रहा है। वो अलग-अलग नंबर्स के साथ उनको सॉल्व नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ये आप देखिए, बच्चा बहुत ज़्यादा देर पढ़ाई कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा देर पढ़ने से भी बच्चा थक जाता है और इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाता। तो इनमें से अगर कोई रीज़न है तो पहले तो आप उनको ढूँढिए। तो आपने क्या करना है? एज़ अ पेरेंट हमने क्या करना है? सबसे पहले तो बच्चा अगर छोटा बच्चा है, वो जो भी क्वेश्चन्स पूछता है, जैसे भी हम बाहर उसके साथ घूमने जा रहे हैं, वो जो भी क्यूरियोसिटी से पूछता है, "मम्मी ये क्या हो रहा है? मम्मी यहाँ क्या हो रहा है?" तो उसे जवाब दीजिए। उसको निग्लेक्ट मत कीजिए और उससे ये मत कीजिए, "अरे यार! हमें परेशान मत कर, हम अपनी चीज़ों से इतने परेशान हैं, अब तू और दिमाग खा।" ऐसे मत कीजिए। बच्चे की क्यूरियोसिटी को रिलैक्स कीजिए, उसको आंसर दीजिए, उसके एज के हिसाब से वो जैसा समझ सके उस तरह से। और जब भी आप उसे आंसर कर रहे हैं तो उसे लीड बाय एग्जांपल इस तरह से कीजिए ताकि उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़े। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, बस जा रही है और बच्चे ने पूछा ये क्या है? तो आप पूछिए उससे कि आपने इससे पहले देखी थी जब हम नाना जी के यहाँ जा रहे थे, हम इसी में तो गए थे नाना जी के यहाँ। फिर तब आपने क्या-क्या देखा था? अंदर क्या-क्या था? बाहर से तब आपने नहीं देखा था? इस तरह से जो भी वो बच्चा पूछ रहा है, आप उसको लीडिंग क्वेश्चन करके उसको जवाब दीजिए। और कई सारे टेक्निक्स हैं, बच्चा शायद मार्क्स नहीं ले पा रहा, तो बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चा इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहा उन चीज़ों में, पढ़ाई में। पढ़ाई में उसको मज़ा नहीं आ रहा। तो एज़ अ पेरेंट हमारा रोल क्या है? हमारा रोल ये है कि हमें बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप करना है। बच्चे का ऐसा कुछ करना है ताकि बच्चे को पढ़ाई में मज़ा आए। कैसे? छोटा बच्चा है, तो आप उसको कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो राइम्स के थ्रू सिखाइए। राइम्स के थ्रू जैसे आप कोई बात अगर उसको कविता में बताएँगे तो भ भले उसको वो शब्द याद ना रहे, लेकिन वो छंद, उसकी जो लय है वो याद रह जाती है बच्चों को और फिर उनको वो मज़ा आता है बोलने में। स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप बच्चों को समझा सकते हैं। स्टोरी टेलिंग में जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम बोलते हैं, जो हम शब्दों की रचना कभी हमारा शब्दों का जो लय है कम-ज़्यादा होती है, इन चीज़ों से हम बच्चों को समझाएँगे तो उन्हें सुनने में मज़ा आता है और उन्हें लर्न हो जाती है वो चीज़ें और उन्हें मज़ा आता है फिर अगली बार वो सब कुछ पढ़ने को। स्कूल स्टडी जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है, आप उससे पूछिए स्कूल के बारे में, आज आपने क्या-क्या किया? आज आपके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या-क्या किया? बच्चों ने टिफ़िन में क्या-क्या लाया था? इस तरह से। या फिर आप विजुअली भी ये ऑडिटरी हो गया, आप विजुअली भी कर सकते हैं। सीडीज़ आजकल बहुत हर टॉपिक पे सीडीज़ मिलती हैं। आप सीडीज़ दिखा सकते हैं बच्चे को या यूट्यूब पे भी आजकल आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाता है। इन सारी चीज़ों से हमें बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप कराना होता है। अब ये जो मैंने आपको बताया शायद छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा काम में आए, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, उनके लिए हम पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? सबसे बेस्ट टेक्निक है कि बच्चों को पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ने की, स्कूल बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। मैं तो कहती हूँ कि रादर देन स्कूल बुक्स भी उनको बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। कोई भी चैप्टर अगर बच्चा कर रहा है, कोई भी टॉपिक अगर बच्चा कर रहा है, तो उससे कहिए कि तू पूरी टेक्स्ट बुक पढ़। ये नहीं कि खाली क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए, जो भी रेडीमेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, चाहे वो टीचर्स ने दिए हों या गाइड हो जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, नहीं। आप बच्चे से कहिए पूरा टॉपिक पढ़, पूरा बुक रीड कर, उससे क्या होगा समय लगेगा, मैं मानती हूँ समय लगेगा, लेकिन वो पूरा टॉपिक वो समझेगा, पूरा टॉपिक समझने से उसे इंटरेस्ट आएगा, वो क्या कहना चाह रहे हैं बुक वाले, वो उसे समझ में आएगा। आप खुद उसका टॉपिक होने के बाद आप खुद उस टेक्स्ट बुक में से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चों को। इससे क्या होगा कि अगली बार जब वो पढ़ेगा तो और अच्छे से पढ़ेगा क्योंकि उसे पता है कि मम्मी या पापा इसके क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं बच्चे को। जैसे आपने चैप्टर ले लिया हाथ में, आपने एक आध शब्द उसका डैश डैश करके और फिर उससे पूछा या फिर आंसर इन वन सेंटेंस इस तरह से आपने पूछा। एक तो आप दोनों का बेटे का और पेरेंट्स का इंटरेक्शन बढ़ेगा, आप दोनों एक साथ ज़्यादा देर तक बैठेंगे एक-दूसरे के साथ और पढ़ाई में भी मज़ा आएगा।
आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं, एक लिख के क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, उससे कह सकते हैं तू सॉल्व कर ले। एग्जाम, जो भी स्कूल की एग्जाम्स हैं उनमें आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए कि आपने आंसर खुद के बना के लिखने हैं, ये नहीं कि टीचर्स ने जो लिख के दिए हैं वो आपने आंसर करना है। शुरू में हो सकता है मार्क्स कम मिले क्योंकि टीचर्स को लगे कि जो मैंने लिख के दिया है वैसा आंसर नहीं आया बच्चे की तरफ से, हो सकता है वो मार्क्स कम दे। लेकिन नहीं, हमने खाली एक एग्जाम का हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि बच्चा आगे हायर स्टडीज में किस तरह से अपने आप को टिकाएगा इस माहौल में। तो उसके लिए हमें बच्चे को पूरी तरह से तैयार करना है। तो छोटी से छोटी बात भी वो अभी बेसिक लेवल पे सीखे, उसके लिए पूरा टेक्स्ट बुक पढ़े, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करे। ये और एक मेथड है काइनेस्थेटिक मेथड। इसमें क्या होता है कि चीजें करके सीखना है, चीजें करके सीखना है। कोई कोई एक टॉपिक है, तो आप जैसे कि हमें साइंस के वगैरह प्रोजेक्ट करने होते हैं, वैसे उस तरह से कोई भी एक टॉपिक है तो आप उसको करके देखिए, रोल प्ले कीजिए। छोटा बच्चा है, उनको डोमेस्टिक हेल्पर्स इस तरह से कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो आप बच्चे को कभी दूध वाला बना दिया, कभी सब्जी वाला बना दिया, और फिर उसको एक दो सेंटेंस दिए और फिर उसको बोलने लगाइए। वो चीजें वो जब करेगा तो पक्की हो जाएंगी, उसे मजा आएगा। मॉडल्स बना सकते हैं उन चीजों के, जैसे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, उन चीजों के आपने मॉडल्स बनाए और वो तैयार किए और वो रखा। इस तरह से आप करके देख के फिर वो चीज सीख रहे हैं। ड्रॉ कीजिए डायग्राम्स जो भी दी गई हैं, कुछ बड़े बच्चे हैं तो उनको स्कूल, उनको उस टॉपिक के डायग्राम्स होती हैं, वो डायग्राम्स उनको ड्रॉ करने लगाइए। वो डायग्राम्स पढ़ना सिखाइए, वो डायग्राम्स को सीखना सिखाइए। डायग्राम्स सिर्फ ड्रॉ करना नहीं होता, उसकी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसके बाद ये वो सारी चीजें वो पढ़े, वो सारी चीजें वो देखे और फिर उनको एब्सॉर्ब करे। फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं। फ्लैश फ्लैश कार्ड्स कैसे होते हैं कि एक कोई भी एक सफेद रंग का कोई भी एक चार्ट पेपर है, जो भी पेपर है, उसके ऊपर आपने एप्पल बना दिया, ए बना दिया, आपने वो उसको दिखाया, दिस इज ए, रेड कलर में, डार्क कलर्स में होता है एप्पल, दिस इज ए फॉर एप्पल। इस तरह से फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं। अगर आप प्लांट के बारे में बच्चों को सिखा रहे हैं तो उससे मोटिवेट कीजिए कि आप प्लांट को मतलब ट्री को प्लांट कीजिए, फिर उन्हें नरिश कीजिए, हर रोज वाटरिंग कीजिए। ये सारी चीजों से आप उन्हें एक टॉपिक सिखा सकते हो। सबसे बड़ा रोल ये है कि हमें बच्चों को अंडरस्टैंड करना सिखाना है, ना कि सिर्फ आपने आंसर करना, बच्चों को बस आंसर लिख के आ जाओ स्कूल में, वो नहीं सिखाना है। बच्चे को हमें वो टॉपिक अंडरस्टैंड करना सिखाना है। शुरू-शुरू में मार्क्स कम आएँगे जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, लेकिन नहीं, हमने बहुत आगे की तैयारी करनी है। इसके लिए हमें हायर स्टडीज़ के लिए इसी तरह से जाना है। और एक मेथड है एक्टिव रिकॉल टेक्निक। एक्टिव रिकॉल टेक्निक मतलब बच्चे ने पूरा चैप्टर पढ़ा, वो एक टॉपिक पूरा पढ़ा, भले वो एक एडिशन से पढ़ा या दूसरी बुक से, दो बुक्स में से पढ़ा, पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर आप उसको पूछिए, वो पूरा टॉपिक फिर से बताएगा। इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल टेक्निक। या फिर आप 2 या 3 फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक टॉपिक है, एक बच्चा सिखा रहा है 2 और बच्चों को, और फिर दूसरा बच्चा और दूसरे 2 बच्चों को दूसरा टॉपिक सिखा रहा है। इससे क्या होगा, जब हम सिखाते हैं ना, तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से उसको एब्सॉर्ब करते हैं, तभी हम सिखा सकते हैं। तो बच्चा और अच्छे से सीखेगा क्योंकि उसे और आगे के 2 बच्चों को सिखाना है। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। या फिर बच्चे के पढ़ाई होने के बाद वो समरी बना सकता है, छोटी-छोटी नोट्स बना सकता है उस चैप्टर्स के ऊपर। वो लिखने में भी, और वो जो उसने सीखा है, जो उसने पढ़ा है, उसके ऊपर जब वो लिखेगा, शॉर्ट नोट्स बनाएगा, तो वो टॉपिक उसका 100% पक्का हो जाएगा। रिवीजन सबसे बेस्ट टेक्निक है याद रखने के लिए, जो भी हमने पढ़ा है उसको। रिवीजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे कर सकते हैं कि हमने कोई भी चैप्टर पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उसकी शॉर्ट नोट्स बनाई, फिर हमने हर संडे को, हमने पूरा मंडे से लेके सैटरडे तक जितनी पढ़ाई की है, हर संडे को हमने उसको रिवाइज करना है। फिर जो मंथ का लास्ट सैटरडे या संडे होता है, उस दिन हमने पूरे मंथ में जितनी पढ़ाई की है, हमने उसको रिवाइज करना है। इस तरह से ये जो रिवीजन है, ये हमें बहुत हेल्प करेगी। रिपीटेड एग्जाम्स होनी ही चाहिए।
अगर आपकी स्कूल रिपीटेड एग्जाम्स कंडक्ट करती है हर टॉपिक के ऊपर, हर एक चैप्टर के ऊपर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर नहीं करती है तो आप अपनी तरफ से हर एक चैप्टर के ऊपर एक छोटी सी क्वेश्चन पेपर बनाइए और उसे करवा के लीजिए और देखिए उसे कितने मार्क्स आ रहे हैं। लैंग्वेजेस के लिए आप अपने बच्चे से कहिए कि वो अपने आंसर अपने ही शब्दों में लिखे, ना कि रेडीमेड आंसर लिखे। ग्रामर के लिए बच्चे को क्वेश्चन पेपर बनाना होता है। बहुत जितना वो एक्सरसाइज सॉल्व करेगा उतना ही वो ग्रामर के सारे लू पॉइंट्स समझ में आएंगे और वो ज्यादा अच्छे से ग्रामर उसका पक्का हो जाएगा। मैथ्स और साइंस के लिए एमसीक्यू बेस्ड जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सॉल्व करना बेस्ट होता है। आप बना के दीजिए उसे क्वेश्चन पेपर, या बाजार में भी कई बार मिलते हैं, वो देख लीजिए, पर उसने ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना होता है। सोशल साइंस के लिए फिल इन द ब्लैंक्स बनाइए, आप बना कर दीजिए उसको और उसको सॉल्व करने लगाइए, तो उसका सोशल साइंस अच्छा हो जाएगा। और बस अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। थैंक यू।